अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजिंग वर्ड्स के हवाले से है। और इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे जितने भी एम्बिगुअस रेलिवेंट वर्ड्स हैं जिनसे हमें कंफ्यूजन होती है कि जी इनका मतलब एक है या डिफरेंट है, उनकी हम गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इनकी इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो है बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, डिफॉल्टर, लिक्विडेशन एंड फोरक्लोजर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंकरप्सी को। तो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब हम इनको पढ़ते हैं कहीं भी। तो सबसे पहले हम इनके अंदर एक डिस्टिंक्शन हम जान लें कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी के अंदर ये फ़र्क है कि बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसेस है और इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल टर्म है। तो बैंकरप्सी के अंदर हम कोर्ट में अप्लाई करते हैं जब हम कोई डेट, कोई कर्जा, कोई लोन पे नहीं कर पाते, तो कोर्ट में हम अप्लाई करते हैं कि जी हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, हम हमारे पास वो एसेट नहीं है कि हम जो है वो लोन पे कर पाए। तो इसके अंदर कोर्ट इन्वॉल्व होती है, इंसॉल्वेंसी के अंदर कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ा फर्क ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा क्यों की जाती है बैंकरप्सी? ताकि जो क्रेडिटर्स हैं उनसे जो है वो उनके बार बार जो है बोलने से उससे प्रोटेक्शन मिल सके। जब आप कोर्ट से एक बार बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं तो फिर कोई जवाब नहीं होता कि आपके पास कोई एसेट है जिसको आप बेचकर कर्जा दे सके। कोर्ट ने आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो इंसॉल्वेंसी को अगर हम देखें तो इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल टर्म है। जिस तरह हमने देखा इसके अंदर कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती और है सिमिलरली जब आप अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाते, अपनी फाइनेंशियल जो आपने कर्जा लिया हुआ होता है, जो आपने डेट लिया होता है वो पे नहीं कर पाते, तो हेंस यू कैन से यू आर इंसॉल्वेंट। इनमें फर्क तो यही है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंसॉल्वेंसी एक्ट है उसके अंदर हम जब देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी भी जो है वो कोर्ट के थ्रू हो रही है और बेसिकली बात वही है बैंकरप्सी वाली, तो वहां पे आपको लगेगा कि ये जो इंसॉल्वेंसी है वो तो कोर्ट के थ्रू हो रही है, लेकिन वो एक एक्ट के तहत उस वर्ड को इंक्लूड किया गया। इसका मतलब ये नहीं है। जो जनरल इनके अंदर डिफरेंस है वो ये होता है कि इंसॉल्वेंसी जो है वो एक फाइनेंशियल टर्म है और बैंकरप्सी एक लीगल टर्म है जब वही चीज जो है वो कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवाते हैं। ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी के अंदर हम देखें तो दो तरह की डिस्टिंक्शन हमारे पास आ जाती है, या दो तरह की इंसॉल्वेंसी हम कह सकते हैं। एक होती है कैश फ्लो इंसॉल्वेंसी, एक होती है बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी। तो कैश फ्लो के अंदर जब आप देखते हैं कि जी मेरे पास एसेट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे ऊपर कर्जा है, तो आप कहते हैं कि जी मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, मैं अपना कर्जा अदा नहीं कर सकता। तो बैलेंस शीट के अंदर आप जब देखते हैं कि आपकी एक जिस तरह क्रेडिट होता है और डेबिट होता है, आपका कैश फ्लो होता है। तो कैश फ्लो के अंदर, बैलेंस शीट के कैश फ्लो के अंदर आप देखते हैं कि जी आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आपकी इनकम कम है, आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है और जो आप उसके अंदर डेबिट करवा रहे हैं वो कम है। तो आपको नज़र आता है कि आप अपने जो लोन्स हैं, जो डेट्स हैं वो पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरह के केस के अंदर आपकी जो इंसॉल्वेंसी होती है वो बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ़ॉल्टर। अब बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी की तरह ये इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो बंदा बैंकरप्ट हो चुका है या जो बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, इसका यही मतलब है कि वो अपना लोन नहीं दे पा रहा, अपने डेट्स नहीं दे पा रहा, तो हैंस वो डिफ़ॉल्टर है, वो अपनी ड्यूटी से डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब लाजमी नहीं है कि डिफ़ॉल्टर एक फाइनेंशियल सिर्फ टर्म है या लीगल टर्म है, ये दोनों सेंस में यूज़ हो सकती है। अगर आप इसको बैंकरप्सी में लेके जाएं तो ये एक लीगल टर्म, एज अ लीगल टर्म यूज़ हो सकती है। और अगर कोई कोर्ट की पेनल्टीज़ या कोर्ट ने अगर किसी के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लगा दी है तो उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो इन केस वो फिर जो डिफ़ॉल्टर होगा वो लीगल सेंस में होगा। फाइनेंशियल सेंस के अंदर जो है वो इंसॉल्वेंट अगर कोई हो चुका है, जो अपना कर्जा नहीं दे पा रहा, उसे भी हम डिफ़ॉल्टर कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पेमेंट डिफ़ॉल्टर, अभी इधर दो एग्जांपल्स हमने दिए, पेमेंट डिफ़ॉल्ट या फिर टेक्निकल डिफ़ॉल्ट। अब इनके अंदर डिस्टिंक्शन ये है कि पेमेंट डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर कोई पेमेंट डेडलाइन के ऊपर नहीं दे पा रहा, मतलब वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो ये इसको भी हम डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर मोर टेक्निकल सेंस के अंदर देखें, ठीक है, कि बंदा जो है वो पेमेंट टर्म्स को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन पेमेंट वो दे रहा है, लेकिन जो टर्म्स डिसाइड हुई हैं, जिस तरीके से डिसाइड हुई हैं
कि उसने कैश में देना था, उसने चेक्स में देना था, उसने कौन सी इंस्टॉलमेंट थी, और डेडलाइंस का भी इसके अंदर इंक्लूड कर लें। तो मोर टेक्निकल सेंस के अंदर भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, एक सिंपल सेंस के अंदर भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो आगे हम बढ़ें, प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन आ जाता है हमारे पास। लिक्विडेशन देखिए एक ऐसी चीज़ है जो जो इंडिकेट करती है कि किसी भी एसेट को सेल किया जा रहा है, किसी भी प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि जो बंदा है वो अपने लोन पे कर सके, अपना डेट पे कर सके। तो उस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहा जाता है। और अगर यही प्रोसेस किसी कंपनी में फॉलो किया जाए तो उसे वाइंडिंग अप कहा जाता है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और ये प्रोसेस वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 के तहत होता है। अच्छा, अब ये रेलिवेंट कैसे है इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी या डिफ़ॉल्टर से? तो लिक्विडेशन का प्रोसेस तब फॉलो होता है जबकि बंदा अपने लोन पे नहीं कर पा रहा हो, या वो बैंक्रप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया या डिफ़ॉल्टर है, ठीक है। तो उसके लिए फिर लिक्विडेशन की जाती है, उसके एसेट सेल किए जाते हैं और उसे लिक्विडेशन कहा जाता है। अब लिक्विडेशन भी दो तरीके की होती है। वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर स्टेक होल्डर्स खुद ही कह देते हैं कि जी हम अपना एसेट सेल कर रहे हैं और हम क्रेडिटर्स को लोन वापस दे रहे हैं। कंपलसरी के अंदर क्रेडिटर सू करता है किसी बंदे को या कंपनी को, और कोर्ट के थ्रू कहा जाता है कि जी आप अपना लोन पे करें। तो कोर्ट फिर ऑर्डर करती है और उस प्रोसेस को फिर हम कंपलसरी लिक्विडेशन कहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास टर्म है फोरक्लोजर। अब फोरक्लोजर अगर आपको समझाया जाए इन अ सिंपल सेंस कि फोरक्लोजर एक लिक्विडेशन ऑफ एसेट अगर इसे कह लें, लेकिन ये डिफरेंट ऐसे हो जाता है कि फोरक्लोजर के अंदर आप एसेट तो बेचते हैं लेकिन उसका पूरा कंट्रोल जो है उस बंदे के पास होता है जिससे आपने लोन ले रखा है। आप उसको मोर्गेज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी और उसके बदले में उससे लोन लेते हैं, और जब आप वो लोन वापस नहीं कर पाते तो उस बंदे के पास इख्तियार होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी सेल करे जो आपने उसे मॉर्गेज की थी, और वो उससे अपना मुआवजा ले ले जो उसको जितना आपने उससे लिया हुआ है। तो इस जो प्रोसेस होगा ना, ये उसका सेल करने का, जो क्रेडिटर ने आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दी है उसको हम फोरक्लोजर कहेंगे। तो ये रेलिवेंट हो जाता है लिक्विडेशन के साथ, लेकिन ये सिर्फ मॉर्गेज के अंदर यूज होता है। जब आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हो और अपना लोन नहीं दे पाते तो ये इन फोर्स आता है। तो ये रेलिवेंट है। और ये फोरक्लोजर जो है वो आपकी बैंक्रप्सी के केस में भी हो सकती है, इंसॉल्वेंसी के केस में भी हो सकती है, डिफॉल्टर के केस में भी हो सकती है, कि जब जब आप लोन नहीं पे कर पा रहे तो आपकी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसे फोरक्लोजर कर दिया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इन सब के अंदर डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। सबके अंदर डिस्टिंक्शन में सबसे पहले जो मोर कंफ्यूजिंग है वो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी है। अब पहली बात तो ये बैंक्रप्सी क्योंकि कोर्ट से इन्फोर्स करवाई जाती है तो ये हो गया लीगल टर्म। इंसॉल्वेंसी मोर लाइक अ फाइनेंशियल टर्म है लेकिन लीगल सेंसेस में भी यूज होती है, लेकिन ये फाइनेंशियल टर्म है, ज्यादातर फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में यूज होती है, फाइनेंस की फील्ड में यूज होती है। अच्छा, और इनके अंदर कोई खास फर्क नहीं है, दोनों के अंदर ऑब्लिगेशंस और डेट्स जो है वो नहीं बंदा दे पा रहा होता, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ही होती हैं, डेट्स ही होते हैं। अच्छा, अब हम डिफॉल्टर की अगर सेंस देखें तो डिफॉल्टर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बंदा भी हो सकता है, लेकिन सिंपल यही सेंस है कि भी उस वो लोन पे नहीं कर पा रहा, वो अपनी डेडलाइंस मीट नहीं कर रहा, वो अपनी एग्रीमेंट के टर्म्स मीट नहीं कर रहा, वो डिफॉल्टर हो चुका है, मतलब वो नहीं मान रहा चीजों को। जरूरी नहीं है इसके अंदर आप कोर्ट का सहारा लें, ठीक है। लिक्विडेशन और फोरक्लोजर दोनों रेलिवेंट है लेकिन बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों के अंदर। लिक्विडेशन का भी मतलब एसेट को सेल करना और आपने जो अपना मुआवजा करना है उससे पूरा, फोरक्लोजर भी है, लेकिन फोरक्लोजर की जगह आपको जो है वो मोर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो बेचनी पड़ती है, जिसका पहले ही सारा इख्तियार जो है वो क्रेडिटर के पास होता है जिसने लोन दिया होता है। लिक्विडेशन की सेंस के अंदर लाजमी नहीं है इसके अंदर कोर्ट इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमने पढ़ा है वॉलंटरी जो लिक्विडेशन है वो डायरेक्टर्स या ऑनर वो खुद ही करता है अपनी प्रॉपर्टी की। कंपलसरी की भी वो उसके पास ही इख्तियार होता है, फोरक्लोजर की तरह नहीं है, लेकिन थ्रू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है कंपलसरी लिक्विडेशन के अंदर। तो इसके अंदर जरूरी नहीं है, बाजू का कोर्ट इन्वॉल्व हो सकती है कंपलसरी लिक्विडेशन के अंदर, और वॉलंटरी के अंदर तो कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन सारा इख्तियार किसके पास होता है? ऑनर के पास होता है,
ठीक है, डायरेक्टर्स के पास होता है इन केस ऑफ कंपनी। लेकिन फोरक्लोजर के अंदर तो हम जो है वो मॉर्गेज कर चुके होते हैं, अपनी डीड्स जो कागजात होते हैं हमारी जगह के, वो तो हम रखवा चुके होते हैं क्रेडिटर के पास, और वो जब आप लोन नहीं पे करते तो वो सेल कर देता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। ज्यादा डिटेल में गए बिना हमने देख लिया इन सब टर्म्स के अंदर क्या क्या बेसिक फर्क है। तो आज के बाद जब भी ये टर्म्स हमारे सामने आएंगी, हमारे सामने जो इनकी डिस्टिंक्शन है वो हमें कंफ्यूज नहीं होने देगी, और इसी तरह की मजीद टर्म्स हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।